हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आज की वीडियो हमारी पार्ट 2 होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी कराए थे वो सारा कुछ डिस्कस किया है और बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने एक्सप्लेन की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 मिल जाएगी। आज की वीडियो हमारी पार्ट 2 होने वाली है। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हमारे रह चुके हैं आज की वीडियो में मैं आपको वो कवर अप कराने वाली हूँ। तो जैसे कि जितने भी स्टूडेंट ने वो लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको यहाँ तक सारा कुछ करा दिया था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि और किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी जो आपके 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था एमए हिस्ट्री का, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे के वीडियोस जितने भी आए आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आगे आपसे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे थे। पैराग्राफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, पॉल थॉमसन इतिहास लेखन की किस पद्धति से संबंधित है? विच मैथड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इज द वर्क ऑफ पॉल थॉमसन एसोसिएटेड विद। जैसे कि हमने देखा था और आपको पता था कि आपके स्टोरियोग्राफी का सेक्शन बहुत अच्छे खासे तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको स्टोरियोग्राफी अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। और यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस करवा दिए थे। उसके बाद हमने कुछ पैसेज देखे थे। अब हम कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं तो इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री के डिस्कस या स्टोरियोग्राफी का सेक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो पॉल थॉमसन है इन्होंने जो हिस्ट्री राइटिंग लिखी थी, ठीक है, इनका जो इतिहास लेखन था वो किससे संबंधित था। पहला ऑप्शन है द यूज़ ऑफ लिटरेचर फॉर हिस्ट्री राइटिंग, यानी कि इतिहास लेखन के लिए साहित्य का उपयोग, या फिर द यूज़ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फॉर हिस्ट्री राइटिंग, यानी कि इतिहास लेखन के लिए नृविज्ञान का उपयोग। नेक्स्ट है आपका द वर्कशॉप स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन की कार्यशाला शैली का उपयोग। एंड द लास्ट वन इज द यूज ऑफ ओरल सोर्स फॉर द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास लेखन के लिए मौलिक स्रोतों का उपयोग। तो यहाँ पर जब आप अपने स्टोरियोग्राफी का सेक्शन करोगे तो आपको ये देखना है कि कौन से इतिहासकार ने कौन से मेथड को यूज़ किया था, कौन सी हिस्ट्री राइटिंग लिखी थी, किस पे उन्होंने बात की थी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आपके पॉल थॉमसन, तो उन्होंने बात किया था आपके यूज़ ऑफ ओरल सोर्स का यूज़ किया था इन्होंने, ठीक है। किसका? इतिहास लेखन के लिए मौलिक स्रोतों का उपयोग इन्होंने किया था। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जितने भी लोगों ने डी बताया बिल्कुल सही। और मैं यही कहूँगी कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी करते जाना ताकि जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी होते जाए और आप ये देख सको कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर पा रहे हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। गलत ही होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा कि अगर मैं ये एग्ज़ाम देता या देती तो क्या मैं टिक करके आती और इसका आंसर क्या होता। क्लियर? तो हमने देखा पॉल थॉमसन जो है इन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया था, ओरल सोर्स का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, ये भी स्टोरियोग्राफी से पूछा है। Who has written the popular book on the theory of the method of the writing history, the pursuit of history? आपके इतिहास लेखन की विधि के सिद्धांत पर लोकप्रिय जो पुस्तक है द परसुएट ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी थी, आपसे पूछा है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है जॉन टोस, कार्लो गिनबर्ज, रॉबर्ट मुंसलो या फिर रोमिला थापर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए द परसुएट ऑफ हिस्ट्री जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, याद रखना द परसुएट ऑफ हिस्ट्री जो है ये बुक आपके जॉन टोस्ट के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी लोगों ने ए बताया वो बिल्कुल सही है। तो द परसुएट ऑफ हिस्ट्री इन्होंने लिखी थी और ये आप इनकी 6th एडिशन थी जो 2015 में आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। अगेन आपके स्टोरियोग्राफी का ही सेक्शन है तो यहाँ पर इन्होंने एक साथ पूछ लिया है।
हु हैज़ रिटन इस्लाम ट्रांसलेटेड, इस्लाम ट्रांसलेटेड जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है रोनित रिची, सेल्डन पोलॉक, मुजफ्फर आलम या फिर मार्शल हॉटसन। तो जल्दी से बताओ इस्लाम ट्रांसलेटेड जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना ये किताब आपके रोंचित रिक्सकी के द्वारा लिखी गई थी। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपको जल्दी जल्दी बताना है क्योंकि स्पीड अच्छी होगी तो आप अपने एग्जाम में भी उतना अच्छा करके आ पाओगे। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट वॉट इज इस्लाम। तो व्हाट इज इस्लाम की जो बुक है ये किसने लिखी थी? आपके ऑप्शंस है मार्शल हॉटसन ने लिखी थी, साहब अहमद ने लिखी थी, मनन अहमद ने लिखी थी या फिर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ये किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। और जितने भी हमारे चैनल पे नए नए आए हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस मतलब स्टोरोग्राफी तो अपने मैं तो यही सजेस्ट करूँगी स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि आप लोग मास्टर्स के बाद क्या करते हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि स्टोरोग्राफी का यूजीसी नेट हो चाहे यूपीएससी हो या पीएचडी लेवल पे आप आगे तैयारी करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट इज इस्लाम जो है आपका किसने द्वारा लिखा था? ये लिखा था आपके साहब अहमद के द्वारा। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर बी था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सहाना कौन थे? ठीक है, हु वर द सहाना एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहे थे तो उस समय जो सहाना थे वो कौन थे? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है स्पेशलाइज ट्रेंड विंग इन द आर्मी, सेना में विशेष प्रशिक्षित विंग थे ये। बिग ट्रेडर, एक बड़े व्यापारी थे ये। लैंडलेस फार्मर, एक भूमिहीन किसान थे। या फिर हायर ऑफिसर, उच्च अधिकारी थे। सहाना कौन थे अलाउद्दीन खिलजी पर? और दूसरी चीज़ एक याद रखना, आगे जाके क्या पता है इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा कि सहाना जो ये है ये किसके कौन से सुल्तान के समय पर थे? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। आज जो क्वेश्चन है कल वो आंसर भी पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, तो कोई भी क्वेश्चन करो बहुत केयरफुली के साथ। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो सहाना है अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ये कौन थे? तो ये थे एक हाईएस्ट ऑफिसर यानी कि हायर ऑफिसर आई मीन उच्च अधिकारी। अगर हम बात करेंगे तो इनका काम क्या था? अब जो भी मार्केट का प्राइस होता है उस पर कंट्रोल करने का काम, प्राइस कंट्रोल करने का काम ये देखते थे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सिस्टम है आपके प्राइस कंट्रोल का ये काम देखते थे कौन? सहाना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म में। जो मार्केट रिफॉर्म यहाँ पर चलता है इन्हीं के समय पर आपने देखा है। तो इनको इसीलिए रखा गया था ताकि ये मार्केट में जितने भी सारे कंट्रोल, इसलिए इनको हायर ऑफिसर एज अ थे कौन? सहाना। तो ये क्या करते थे? ये आपके जितने भी शॉपकीपर हैं और जो भी प्राइस है उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखते थे कौन? सहाना। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आप में से जितने भी लोगों ने डी बताया बिल्कुल सही। मैं यही सजेस्ट करूँगी सबको क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ देना है। ठीक है, मेरे बताने से पहले आप सबको मुझे कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है विच पॉलिटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ लैंड एंड सोवरनिटी इन इंडिया? राजपूत, मराठा, जट या भिल्स? हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में आपसे यहाँ पे पूछा गया है लैंड एंड सोवरेनिटी में भारत के किस राजतंत्र का विषय है? तो जल्दी से बताओ, राजपूत का, मराठा का, जाट का या फिर भिल का? क्लियर हो गया? जल्दी से, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, सबने अच्छे से देख लिया। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से, हाँ ठीक। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? लैंड एंड सॉवरनिटी इन इंडिया। तो ये किससे कनेक्ट है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है लैंड एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, कौन सी पॉलिटी के टाइम पर आपको देखने को मिलता है? मराठा के समय पर। तो 16 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे पूछा गया है उर्दू में पहली साहित्यिक कृति एक मनसवी पदम राव है जो 1421 और 1434 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी। इसके रचनाकार कौन थे? द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन उर्दू इज अ आपका कदम राव, मनस्वनी कदम राव, पदम राव है। ये आपको पहली चीज़ तो इसका ईयर भी याद रखना कि 1421 से
और आपका 1434 के बीच में ये लिखी गई थी। और ये पूछा गया है कि ये जो आपका साहित्य है, जो लिटरेली है, वर्क है, ये किसके द्वारा लिखे गए थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है फ़खरुद्दीन निज़ामी के द्वारा, नज़मुद्दीन साहब अब्दरू के द्वारा, या मोहम्मद हुसैन आज़ादी के द्वारा, या फिर आपके कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर देखो, क्या पता इन फ्यूचर आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जो क्वेश्चन है। तो याद रखना, पहले तो ये काम जो है आपके उर्दू में लिखा गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आप में इसमें ईयर याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, 2 चीज़ तो याद हो गई। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये फ़खरुद्दीन निज़ामी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 ये आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, देयर आर कॉन्ट्रडिक्शन इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेशन एंड द रिलीजियस लॉ इन द राइटिंग्स ऑफ विच ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के किस राजनीतिक विचारक के लेखन में राज्य विधान और धार्मिक कानून के संबंध में विरोध आभास है। आपके ऑप्शंस है नासिर उद्दीन, दीन तुसी, जियाउद्दीन बर्नी, शेख नूरुद्दीन मुबारक गजनवी, या फिर शम्स सारिज अफीफ। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि दिल्ली सल्तनत के ऐसे कौन से आपके पॉलिटिकल थिंकर है, राजनीतिक विचारक हैं, जिनके लेखन में राज्य विधान, जो कि जवाबित किसको कहते हो आप, और जो धार्मिक कानून है जिसे हम शरीयत के नाम से जानते हैं, के संबंध में विरोध आभास हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये 4 ऑप्शन है किसके द्वारा, कौन से वो थिंकर है जो वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो जल्दी से बताओ। तो याद रखना, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए आगे भी, तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, जल्दी से ऑप्शन नंबर ए, बी, या सी, या डी। मैं ये सभी से चाहूँगी कि आप लोग मुझे सबको ही यहाँ पे बताओ। इंग्लिश में भी मैं आपको ये दिखा देती हूँ वापस से, तो उसको पढ़ो। स्टेट लेजिस्लेचर और आपका जो रिलीजियस लॉ है, ये कौन से पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मैं जितने भी मेरी वीडियोज़ अभी लाइव देख रहे हो या फिर बाद में देखोगे इन फ्यूचर ऑफलाइन, सभी से यही कहूँगी कि आप सभी को इसका जवाब मुझे कमेंट करके देना है, क्योंकि ये इसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कौन से वो पॉलिटिकल थिंकर थे, वो थे आपके जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर बी है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ बी दिया है वो सारे के सारे करेक्ट है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसमें आपको शेरशाह सूरी से लेकर के उसके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के उससे एक स्टेटमेंट दिया है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। क्या है उस स्टेटमेंट, पहले देख लेते हैं। शेरशाह एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 47 सरकार, चीफ सिकदर जो लॉ एंड ऑर्डर का काम देखते थे, और चीफ मुंसिफ जो जज थे, फॉर द 2 मेन ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन ईच सरकार। और सेकंड स्टेटमेंट में दिया है ईच सरकार वॉज डिवाइडेड इनटू सर्वल परगाना। ठीक है, आपको बताना है इसमें से जो शेरशाह सूरी के प्रशासन से रिलेटेड, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो बातें यहाँ बोली है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, या फिर दोनों ही सही है, या फिर दोनों ही गलत है। मैं इसको हिंदी में यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया। चीफ सिकदार जो कि कानून और व्यवस्था का काम देखते थे, और चीफ मुंसिफ जो जज थे। प्रत्येक सरकार में प्रशासन को 2 प्रभारी अधिकारी थे। और दूसरा है, प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया था। आपको जैसे हमने पहले भी कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें सारे कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे वो आपके मेडिवल के टाइम का हो चाहे एंशिएंट का, प्रशासन के से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ठीक, आपने यहाँ पर शेरशाह सूरी से रिलेटेड उनके प्रशासन को देखा है तो पढ़ा भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो दोनों सेंटेंस आपको दिए, ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा, क्योंकि शेरशाह सूरी के में टाइम पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके चीफ मुंसिफ और आपके चीफ सिकदर, ये दोनों ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आपका जो यहाँ पर कई परगनों में ये डिवाइडेड था, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी जिन्होंने पढ़ा है वो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अगेन मुगल एम्पायर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास सामने,
यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म अमंग इंडियन मर्चेंट ऑफ ड्यूरिंग medieval period. There was a high degree of professionalism among the Indian merchant were some specialized in wholesale trade and other in retail trade. और सेकेंड स्टेटमेंट है आपका द होलसेल ट्रेडर वर कॉल्ड एज व्यापारीज और बैनिक, जबकि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको सेठ या फिर बोहरा कहा जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। आपको बताना है कि भारतीय व्यापारियों के बीच में व्यावसायिकता क्या उच्च स्तर था, थोक व्यापार के विशेष थे और खुदरा व्यापार में अन्य थे। और थोक व्यापारी के जो लोग हैं वो ब्योरे और या बनिक उन्हें कहा जाता था, जबकि खुदरा व्यापारियों को सेठ या बोहरा कहा जाता है। ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं और ऑप्शन है, जल्दी से बताओ इन दोनों में से स्टेटमेंट जो है कौन सा सही है और कौन सा आपका यहाँ पे गलत है। तो अभी तक आप सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है, देवर हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म अमंग द इंडियन मर्चेंट वर सब स्पेशलाइज इन होलसेल ट्रेडर, और दूसरे जो थे रिटेल ट्रेडर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप जब इंडियन मर्चेंट देखोगे मुगल्स के समय पर तो होलसेल ट्रेडर्स भी उस आपको देखने को मिलते हैं और रिटेल ट्रेडर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द होलसेल ट्रेडर को क्या कहा जाता है, व्यापारीज या फिर बैनिक। नहीं, यहाँ पर इनका गलत है। इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, आपके बंजारास कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये आपका यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये गलत है। और दूसरा ये जो बंजारास तो है, और लेकिन अगर हम इस और बात करें तो इसको सेठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेठ। याद रखना यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, उल्टा कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, होलसेल ट्रेडर्स को यहाँ पर सेठ और बोरा कहा जाता है, क्लियर। और जो रिटेल ट्रेडर्स है आपके उसको व्यापारीस और बानिक कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया। बहुतों को जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनको लगेगा कि चलो होलसेल ट्रेडर रिटेल ट्रेडर तो है ही, और अगर ये नाम दिया तो यही होगा। नहीं, इन्होंने नाम को घुमा दिया है। ठीक है, तो याद रखना जो होलसेल ट्रेडर है उनको सेठ और बोरा कहा जाता है, और रिटेल ट्रेडर्स को आपके व्यापारीज और बैनिक के नाम से मुगल के पीरियड में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन फ्यूचर ये सेपरेटली भी क्वेश्चन आ सकता है जो आज स्टेटमेंट में आया है। इसीलिए आपके 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि पहला सही है। आपको होलसेल ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगे और रिटेल ट्रेड्स भी देखने को मिलते हैं मुगल के समय पर, लेकिन इनको क्या कहा जाता है वो यहाँ पर इन्होंने अपोजिट लिखा है। इसी वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप सभी के सामने। ये तो बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। आशा करती हूँ ये तो बिल्कुल ही किसी ने भी गलत किया नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ के आपने टिक लगा दिया होगा। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोथिक टूल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रॉबर्ट ब्रूस फुटे, एम व्हीलर, एच डी सांकलिया या फिर वी डी कृष्णा स्वामी। तो ये सभी को पता है कि जो पहला पुरापाषाण काल का जो उपकरण है हमारे भारत उपद्वीप में किसने खोज की थी, तो वो थे आपके रॉबर्ट ब्रूस फुटे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर सबको ये चीज़ बहुत अच्छे खासे तरीके से पता है और सबने इसको सही भी किया होगा, नो डाउट। और क्योंकि ये किसी का भी गलत नहीं होगा, किसी ने इसमें ऑप्शंस भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने, सबको पता है, 1863 में। जगह भी आपसे इन फ्यूचर पूछी जा सकती है और आपको पता होगा कौन सी जगह है, पल्लवरम। ठीक है, पल्लवरम में इन्होंने ये खोज की थी। और ये अगर हम ये बात करेंगे तो जगह कहाँ है आपकी, चेन्नई में। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने पहला पुरापाषाण काल का उपकरण यहाँ पर डिस्कवर किया था। और यहाँ पर 1863 में अगर हम बात करेंगे तो याद रखना इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। बहुत सारे क्या कहते हैं, सिंपल भी होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि आपको पहला यहाँ पर हमें देखनी तो हैंडेक्स आपको ये टूल्स देखने को मिलेगा जो डिस्कवर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया। हिंदी और स्टूडेंट आप देख सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन के उपकरण की खोज किसने की थी, आपके रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि मेडिएवल गुजरात से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच आर द करेक्ट प्रपोजिशन इन रिगार्ड ऑफ महाजन ऑफ मेडिएवल गुजरात। तो महाजन से रिलेटेड मेडिएवल गुजरात के समय पर आपसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा कि आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, जैसे कि पहला इन्होंने दिया है इट्स अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इंगेज इन द सेम कमर्शियल ऑक्यूपेशन। सेकंड है इट रेगुलेटेड द प्राइस ऑफ कमोडिटी educated dispute within the occupational group. Third, it exists in smaller town and village in Gujarat, and the fourth one is it exists only in larger town of Gujarat. हिंदी में भी जल्दी से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको गुजरात में जो महाजन है ना, इनसे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, बताना आपको कौन सा सही है। ये एक व्यावसायिक व्यवसाय में लगे लोगों की प्रतिनिधि का एक निकाय है, या फिर इसने व्यावसायिक समूह के भीतर वस्तुओं की कीमत विनियमित विवादों को नियंत्रण किया था। ये गुजरात के छोटे शहरों और गांवों में मौजूद था, या फिर ये केवल गुजरात के बड़े शहरों में मौजूद था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखो, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा फंस जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो हम इसको अच्छे से कर पाते हैं। देखो, अगर हम बात करें, पहले हमें ये कोशिश करनी है कि हमें अपने ऑप्शंस को यहाँ पे हटाना है, कट करना है, ताकि हमें ईजी हो। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं ये सभी सही है, यानी ऑल ऑफ दी अबव राइट स्टेटमेंट है। यानी पहले हम देखो डी, देखो ये केवल गुजरात के बड़े शहरों में मौजूद था, बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम स्टेटमेंट वो गलत होता है जहाँ पे आपका ओनली या केवल वर्ड आता है, याद रखना। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके बड़े बड़े शहरों में ही नहीं मौजूद था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, डी तो गया। तो डी का मतलब से आपका ये वाला ऑप्शन चला गया, क्योंकि अब सभी सही नहीं है, और जहाँ भी डी दिख रहा है उसको कट कर दो, तो ये ऑप्शन भी गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा है, सेकंड और जो है आपका फोर्थ। ठीक है, जिसमें आपका ए और बी दिया और लास्ट में आपका सी दिया है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। सी देखते हैं, ये गुजरात के छोटे शहरों और गाँवों में मौजूद था। तो ये बात क्या लगता है कि जो आपके महाजन हैं, ये जो महाजन, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि ये छोटे शहरों और गांव में मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बड़े बड़े शहरों में भी मौजूद थे, इसलिए हम पूरा थर्ड को भी करेक्ट ही कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरी तरफ से ऑप्शन ए और बी आपका बिल्कुल सही है, जो कि आपके सेकंड में दे रखा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर यहाँ पे आपका बी है, करेक्ट आंसर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी नहीं दिया है। आप लोगों को अगर जो भी लगता है इसका आंसर, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सा करेक्ट लगता है। ठीक है, ए बी सी या डी, जो भी आपको सही लगता है आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे, और कुछ भी होगा तो हम इस पर आगे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चंस को मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, उस पर मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 है, द हम्पी रन्स इन रिप्रेजेंट द कैपिटल सिटी ऑफ विच मेडिएवल एम्पायर ऑफ इंडिया। हम्पी के अवशेष भारत के कौन से मध्यकालीन साम्राज्य की राजधानी थी। आपका ऑप्शन है कुतुबशाही के समय पे, विजयनगर, मुगल, या फिर आदिल शाह। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हम्पी है वो किसकी कैपिटल थी, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप में से कोई भी इसको गलत करने नहीं वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि हम्पी जो है ये किसकी राजधानी थी। सबने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है, तो वो है आपका विजयनगर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, सबको पता है। राइट आंसर बी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्चुगीज एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम। पुर्तगालियों ने गोवा का अधिकरण किससे लिया था। द सिल्हार से, द विजयनगर के रूलर से, मराठा से, या फिर आदिल शाह से। तो ये भी आप में से किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि द पोर्चुगीज एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम, जो आपके पुर्तगालियों ने गोवा का अधिग्रहण किया था वो किसके द्वारा किया था, ये आपको यहाँ बताना है। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, किसी का भी गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो सबको क्या पता है कि ये इन्होंने किससे लिया था, आपके आदिल शाह से। किससे, आदिल शाह से। कब लिया था, 1510 में कैप्चर किया था इन्होंने। ये पुर्तगालियों ने गोवा का अधिग्रहण आदिल शाह से 1510 में किया था। ये बात आप सभी जानते हो। ठीक है, किसने किया था ये भी आपको पता है। आपके पोर्चुगीज के जो गवर्नर है अफोंसो दी, ठीक है, ये आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ा है।
और बहुतों को अच्छे खासे तरीके से पता है। तो इन फ्यूचर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जो आपका पुर्तगाल का जो गवर्नर है, किसने आपका ये जो गोवा का कैप्चर किया था, किससे किया था और कब किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 24 का राइट आंसर सबको समझ आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, सबको उसका आंसर पता भी होगा। आगे बढ़ेंगे। विच सुल्तान बिल्ट हिज फोर्ट आदिलाबाद साउथ ईस्ट ऑफ तुगलकाबाद। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक या फिर मुजुद्दीन कायकाबाद। तो आपको ये बताना है कौन से सुल्तान ने जो आपका फोर्ट है आदिलाबाद जो साउथ ईस्ट एशिया में तुगलकाबाद बनवाया था। तो किसने बनवाया था, सभी को पता होगा, ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 25 का बी राइट आंसर है। तो जितने भी स्टूडेंट ने बी बताया वो बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो। तुगलकाबाद के दक्षिण पूर्व में कौन से सुल्तान ने अपना किला बनवाया था, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक थे वो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है द रूलर ऑफ अंबर जयपुर किंगडम वर। जो आमेर जयपुर राज्य के शासक कौन थे, आपके भाटी, राठौड़, कछवाहा या फिर सिसोदिया। अंबर जयपुर जो राज्य है उसका रूलर कौन था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कौन थे आपके आमेर जयपुर राज्य के शासक, सभी को पता है वो थे आपके कछवाहा। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो जितने भी लोगों ने थर्ड बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया, सभी ने अकबर की जो सुलाई कुल की यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था सभी ने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है कि अकबर मोस्ट एडरेबल कॉन्सेप्ट ऑफ सुलाई कुल, जिसका मतलब है यूनिवर्सल पीस एंड हार्मोनी, वाज द आउटकम ऑफ इट। जो अकबर की सबसे प्रशंसनीय अवधारणा थी सुलाई कुल का परिणाम क्या था, वो आपसे पूछा। ठीक है, इसके बारे में सभी ने पढ़ा। याद रखना कि इन फ्यूचर आपसे सुलाई कुल का मतलब भी पूछा जा सकता है। तो यूनिवर्सल पीस एंड हार्मोनी है। यहाँ पर इसका आउटकम क्या निकला ये आपको बताना है। पॉलिटिकल ब्रॉड माइंडनेस, राजनीतिक व्यापक उदारता, रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता या फिर कल्चरल सिंथेसिस या फिर सांस्कृतिक संरक्षण, या फिर ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो साफ सीधी बात है ये तीनों ही इसके रिजल्ट आउटकम रहे हैं। तो इसका मतलब तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। तो आप लोगों ने ऑलरेडी डी बताया होगा, सबको बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है ताराबाई, who had acquired considerable civil and military experience, acted as a regent for her following son। ताराबाई जिन्होंने काफ़ी नागरिक और सैन्य अनुभव प्राप्त किया था, ने अपने निम्न बेटे के लिए रीजेंट के रूप में काम किया था। तो कौन से थे वो, राजा राम, शिवाजी सेकंड, संभाजी या फिर आपके धनजी जादव। जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा करेक्ट आंसर है। तो याद रखना, तो ताराबाई के कौन से वो बेटे थे, तो ये आपका राइट आंसर है धनजी यादव, डी राइट आंसर है। तो जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल सही है। तो ताराबाई के ये सारे बेटे थे और आपको पता होना चाहिए कि कौन से बेटे के कब इन्होंने क्या क्या किया था। तो ये भी एक टॉपिक है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जो कि ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है Who among the following Europeans presented Emperors Jahangir with a miniature painting दस्तान ए हैवल या फिर ए हवारियन। जो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से यूरोपीय वासियों में से किसने सम्राट जहांगीर की लघु चित्रकला दास्तान अहवाल हवराइया को प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन है आइजैक ओलिवर, थॉमस रो, फादर जोरेमी जेवियर या मिस्किन। तो जहांगीर का टॉपिक सबने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। तो उनके समय पे पेंटिंग भी अच्छी खासी फेमस थी। आपको बताना है कि ये वाली पेंटिंग किसके द्वारा पेश की गई थी, प्रेजेंट की गई थी। तो याद रखना ये आपके फादर जेरोमी जेवियर के द्वारा इसको पेश किया गया था पेंटिंग को। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। तो जिन्होंने भी सी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तब पहला जो आपका पोर्चुगीज वाइस रॉय था, अपॉइंट हुआ था इंडिया में, वो कौन थे। भारत में नियुक्त पहला पुर्तगाली जो वाइस रॉय था वो कौन था। आपके ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वास्को दी गामा, अल्फोंसो डी एलग्रे या फिर पेड्रो अल्वेरेज कैम्ब्रेल। ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सभी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइस रॉय अपॉइंटेड इन इंडिया वॉज
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन थे जिनको हमने भारत में पहले पुर्तगाली वॉइसरॉय के रूप में नियुक्ति किया था? तो वो थे आपके फ्रांचे डी अल्मेडा। ये सभी को अच्छे खासे तरीके से पता है, ठीक है। कब किया था? 1510 में। ये भी आपको सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। 1510 और 1509 कुछ भी देख सकते हो। यहाँ पर 1509 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये इस्टेब्लिश ये हुआ था और इनको अपॉइंट किया गया था। ये पहले थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। सभी ने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है और सबको पता भी है। लेकिन बात अगर मैं और भी करूं, अगर आपके ऑप्शन में ये पूछा जाता कि नॉमिनेट किसको किया गया था सबसे पहले पोर्चुगीज स्टेट के लिए, ठीक है, क्या कहा मैंने? नॉमिनेट किसको किया गया था, तब आपको क्या लिखना है? तो याद रखना, तब आपको राइट आंसर और ऑप्शन भी आपका बदल दिया जा सकता है। तब आपको याद रखना है कि सबसे पहले जिसको नॉमिनेट किया गया था पुर्तगीज का वॉइस रॉय, वो त्रिस्ता दा कुन्हो था। ये राइट आंसर है। अगर ऑप्शन में तो ये है नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट अपॉइंट किया गया इंडिया में। वो नॉमिनेट अगर पूछा जाता, ये भी तो कभी कभी किसी में भी आ सकता है, तो ये बहुत लोगों को कम पता होता है। तो नॉमिनेटेड की अगर हम बात करें तो त्रास्तो दे कुन्हा था जो पहले थे। उसके बाद मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बता दी, इनको भी नॉमिनेट किया गया था, ठीक। तो याद रखना कि आगे से कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और वर्डिंग्स क्या है, क्योंकि गलतियां सबसे ज़्यादा यही होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, Who among the following was were in the first Jesuit mission that came to अकबर कोर्ट? तो इसमें से कौन है पहला ऐसा ज्यूट मिशन जो अकबर के कोर्ट में, उनके दरबार में आए थे? फ्रांसिस जेवियर, रुडोल्फ एक्वाविवा या एंटोनी मोस्ट्रेट या फिर सेंट अगस्तीन? तो याद रखना, अकबर के कोर्ट में जो आए थे वो थे रुडोल्फ और एंटोनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिंदी वाले स्टूडेंट को भी मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में आने वाले पहले जेसुइट मिशन में थे? तो वो थे रोडोल्फ थे और एंटनी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जितने भी लोगों ने बी बताया बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कास्ट न्यू लाइट ऑन द इशू ऑफ द प्रिंसली रिवेलियन? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किस कृति ने शाहजादों के विद्रोह के मुद्दे पर एक नया प्रकाश डाला था। आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है, जल्दी से इसको पढ़ो और बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन से कृति ने शाहजादों के विद्रोह पे के मुद्दे पर नया प्रकाश डाला था? तो वो कौन सा था? ए, बी, सी या फिर डी? इसको अच्छे खासे तरीके से पढ़ना है। कुछ नया नया भी आपको देखने को मिलेगा। डॉगलस का था, म्यूनिस डे था, आरपी राणे का था या फिर जे गोमन्स का था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरपी राणा, रिबेल टू रूलर द राइज ऑफ जट पावर इन मेडिएवल इंडिया 16। ये तो वो बात है कि आपके हर एक टॉपिक में जो नीचे आपके बुक्स एंड ऑथर्स देते हैं ना, वहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। 32 का राइट आंसर सी होगा। तो एक आध क्वेश्चन तो इस तरीके के भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, पिछले वर्ष रंजीत सिंह का टाइम पीरियड जो है उस समय जो लीडर थे वो कौन थे? रंजीत सिंह के इनमें से किस मिसल के नेता थे? आपके फैजलपुरिया या फिर आहलूवालिया या भांगी या फिर सुके चाकिया? इसमें ये किसके नेता थे, किसके लीडर थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किसके लीडर थे? याद रखना, सुकेचेरिया के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, पौडुचेरी वॉज ग्रांटेड टू द फ्रांच बाय? पौंडीचेरी फ्रांसियों के किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आदिल शाह सुल्तान जो बीजापुर के थे, आपके चंद्रनगर के रूलर के थ्रू, या फिर शेस्ता खान जो मुगल वॉइसरॉय थे इन द डेक्कन के टाइम पे, या फिर गोलकुंडा के जो कुतुब शाही सुल्तान है इनके द्वारा? तो पौंडीचेरी जो है फ्रांस को किसके द्वारा प्रदान किया गया था, ये आपसे पूछा है। तो याद रखना, ये आदिल शाह सुल्तान, बीजापुर के जो आदिल शाह सुल्तान है इनके द्वारा ये प्रदान किया गया था। इसलिए 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द वेल नोन हिस्टोरियन ऑफ मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर? मुगल कला और स्थापत्य कला के प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम बताओ। एबा कॉक हैं, जॉन एफ रिचर्ड हैं, सुनील कुमार है, सुमित सरकार है? तो याद रखना, मुगल कला और स्थापत्य कला के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? आपके इबा कोच, ठीक है। 35 का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है हु रॉट, यहाँ पे आपको बुक का नाम दिया है, दक्षु मराचरितम, दांडी नागसेन, विल्हन या फिर सरीवर। तो ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आप सभी को पता है, सबने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है कि ये किताब किसके द्वारा, दांडीन के द्वारा लिखी गई थी। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि दांडीन ने इस किताब को लिखा था। और ये एक फ्रोज है, सबको अच्छे खासे तरीके से पता है, ठीक है। क्या है ये आपका एक फ्रोज है और जो कि संस्कृत में लिखा गया था, ठीक। कब लिखा गया था, 8th सेंचुरी AD के टाइम पर ये फ्लोरिश हुई थी। 7 to 8 सेंचुरी के टाइम पर देखोगे इसके समय पर ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ याद रखना, संस्कृत भाषा में आपकी ये लिखी गई थी। ये भी इन फ्यूचर कभी आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि ये जो है किस में लिखी गई थी। और अगर मैं बात करूँ इस किताब में आपके किसकी बात करी गई है, ये नरेटिव ऑफ 10 यंग मैन, ठीक है। इसके बारे में पूरा एक फ्रोज रोमांस है, संस्कृत में लिखा गया दांडीन के द्वारा। इसके अंदर जितने भी आपके जो 10 यंग आदमी हैं, जैसे कि कुमार हुए और जितने भी प्रिंस हुए, उनके बेटे और रॉयल मिनिस्टर, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द पिलर्स ऑफ अशोका वर, तो अशोका के पिलर से रिलेटेड एक बात बोली है, ऑलवेज मोनोलिथिक, देवर ऑल inscribed, या over the shaft the bell shape was like an inverted lotus, या the abacus was like a platform। तो यहाँ पर आपको बताना है ABC तीनों करेक्ट है, या C और D करेक्ट है, या फिर A और B करेक्ट है, या फिर ABCD चारों ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको पिलर, अशोका का जो पिलर है, स्तंभ है, उससे रिलेटेड यहाँ बात बता रखी है। कौन सा सही है कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। तो याद रखना यहाँ पे पहला गलत है, ऑलवेज मोनोलिथिक ही नहीं था वो, और बी और सी आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। देखो ऑलवेज मोनोलिथिक तो नहीं है, आपको भी पता है क्यों नहीं है। अशोका का जो मैंने इंस्क्रिप्शन पढ़ाया हुआ है, जाकर के उसको डिटेल में देखना। बी बिल्कुल सही है, सारे के सारे आपके इंस्क्रिप्ट थे। थर्ड की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ भी सही, जो अबेकस है ना वो प्लेटफॉर्म की तरह दिखता है। और सी भी गलत है। क्यों गलत है क्यों सही है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। इसको दोबारा करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, एक सेकेंड, सॉरी, हम दोबारा करते हैं, ठीक है। देखो, द पिलर ऑफ अशोका वर ऑलवेज मोनोलिथिक नहीं, आप अगर देख, और देवर ऑल इंस्क्रिप्ट, तो आपको पता है कि अशोका के जो पिलर्स हैं सारे के सारे खुदे हुए हैं, या फिर सारे के सारे आपके उत्कीर्ण हैं, नहीं, ठीक है। इसलिए दोनों ही गलत है। तो बहुत ध्यान से करना, सॉरी हमने पहले थोड़ा सा जल्द में गलत हो गया, बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो नेक्स्ट क्या है, जितने भी उसके साफ्ट और बेल शेप है वो सारे के सारे कैसे दिखते हैं, आपके लोटस और अबेकस लाइक अ प्लेटफॉर्म। ये दो स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से देख लो, हमेशा अखंड है, ये वे सभी खुदे हुए हैं, सॉफ्ट के ऊपर बेल की आकृति उल्टे कमल के समान थी और अबेकस की एक मंच की तरह थी। इसीलिए ये सी और डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये दोनों गलत है। सारे आपके अशोका के पिलर जो है वो खुदे हुए नहीं हैं और वो हमेशा अखंड है, ये भी बात सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार आ चुका है, ये तो फेवरेट ही है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कालिदास ने इसमें से कौन सी किताब नहीं लिखी है, हमने कई बार इसको पढ़ा है, मेघदूत, कुमार संभव, उत्तर चरितम या फिर ऋतु संहारम। तो ये तो जल्दी से बता दो, इसमें से तो किसी का भी गलत नहीं होना। देखो अगर आप लोगों ने कालिदास के बारे में, उसकी बुक्स के बारे में अच्छे खासे तरीके से पढ़ा और सबको याद होगा कि हमने देखा था कि ये मेघदूत, कुमार संभव और ऋतुचरितम, ये सारी की सारी आपकी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। लेकिन उत्तर रामचरितम की किताब जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई थी, भभूति के द्वारा लिखी गई थी। मैंने ये आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कराया हुआ था। ये एक एक्ट था, एक प्ले है जो कि संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है, संस्कृत का है और ये प्ले है। और यहाँ पर बहुत अच्छे खासे तरीके से इसके बारे में मैंने जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स है उसमें मैंने बताया था। तो नॉट पूछा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें आपसे पूछा है शून्य निवेश का अर्थ क्या है। शून्य निवेश का अर्थ क्या है, सिंध, मुल्तान, बैक्टीरिया या विर्जिन टेरिटरी, अक्षर क्षेत्र है। तो याद रखना शून्य निवेश क्या है, ये विर्जिन टेरिटरी है, यानी कि अक्षर क्षेत्र है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपका पूछा गया रत्नहास स्वामी जो सेरेमनी थी इसको कौन से एसोसिएट किया था, कौन से सेक्रीफाइस के लिए किया जाता था, वाजपेयी के द्वारा अश्वमेध या रासवे या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है 5 तरीके के यज्ञ होते हैं। रतनवंशी जो अनुष्ठान किया जाता है किस यज्ञ के साथ ये जुड़ा हुआ था, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो याद रखना, जब रतनवंशी अनुष्ठान किया जाता है तो राजसूय जो यज्ञ होता है ना आपका, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जितने भी लोगों ने सी बताया था वो बिल्कुल सही, राजसूय यहाँ पर आपका ये यज्ञ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आपको यहाँ बताना है कि छत्रपति की उपाधि इनमें से किस राजवंश के साथ जुड़ी हुई है। छत्रपास वॉज अ टाइटल अडॉप्टेड बाय विच डायनेस्टी, शुंग, शक, कुषाण या फिर मैत्रक। तो आप सभी को पता है कि छत्रपास जो है ये टाइटल जो उपाधि है ये आपके शक डायनेस्टी के साथ जुड़ी है, शक राजवंश के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, ऋग्वेद में स्त्री भाग विभाजिका को कैसे संबोधित किया जाता है। इन ऋग्वेद में जो वुमेन डिस्बर्सर ऑफ शेयर है इज रेफर्ड टू एज भागदात्री, सानुत्री, महाश्री या फिर जाया। तो याद रखना, जो ऋग्वेद में स्त्री भाग विभाजिका को कैसे संबोधित किया जाता है उसको सानुत्री के थ्रू यहाँ पे संबोधित किया जाता है। इसलिए 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। तो जितने भी लोगों ने बी बताया वो बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा है किसने गाय को अन्यदा, वाद्यदा और सुखदा कहकर संबोधित किया था। हु रेफर्ड टू काउ एज अनदा, वनदा और सुखदा। महावीर ने, बुद्ध ने या फिर मक्खली घोषाल ने या फिर आपके पार्श्वनाथ ने। तो आप सबको पता है ये किसने बोला था, बुद्धा जी ने, गौतम बुद्ध ने बोला था। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा है, याद रखना इन फ्यूचर में काउ वर्ड क्वेश्चन ऑप्शन में हो सकता है कि किसको ये बात बोली थी, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा कि आपके देवी महत्य किस ग्रंथ का हिस्सा है। देवी महत्य इज अ पार्ट ऑफ विच टेस्ट, आपके रामायण का, वायु पुराण का, मार्कंडेय पुराण का या फिर शिव पुराण का। तो पुराण का टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, पूरे टोटल 18 यानी 18 पुराण है। तो जिसमें से देवी महत्य जो है वो किस ग्रंथ का हिस्सा है, वो आपके मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में आप सभी से पूछा, विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका रिकॉर्ड हिज पिलग्रिमेज टू लुम्बिनी। कौन से अभिलेख में अशोक के लुम्बिनी तीर्थ यात्रा का विवरण मिलता है। आपके लौरिया नंदगढ़ में, सारनाथ अभिलेख में, आपके धौली रॉक अभिलेख में या रुम्मनदेई स्तंभ यानी रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में। तो याद होगा ये हमने कई बार पढ़ा था कि अशोका का जो पिलग्रिमेज जो यात्रा की थी उन्होंने लुम्बिनी जो गए थे, इसके बारे में हमें रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो मैंने आपको कई बार हमारे टेस्ट सीरीज में करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ अ टेस्ट वैदिक टेस्ट इज अ मेजर कलेक्शन ऑफ मैजिकल स्पेल। कौन सा वेद जादुई मंत्रों का भंडार है। सामवेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो आपको 4 जो हैं आपके वेदास आपने सबको अच्छे खासे तरीके से पढ़ा, हमने पढ़ा था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। आपको बताना है मैजिकल स्पेल के लिए हमने देखा था वो अथर्ववेद का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी था जो हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ये भी बिल्कुल आपको क्वेश्चन देख के समझ आ गया कि जो गौतम जो आपके महावीर हैं ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे। महालास, कोलियास, चात्रिका या साक्या। तो आप सबको पता है जांत्रिका क्लेन से ये बिलोंग करते थे। सी इसका राइट आंसर है। ये तो आपने ऐसे ही बिल्कुल पढ़ते ही क्वेश्चन को ऑप्शन देखा होगा कि जात्रिका कहाँ है, उस पर टिक लगा दिया होगा। तो ये बिल्कुल सही है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछा है कि हरिवंश उपग्रंथ किस मूल पाठ का हिस्सा है। रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण या इसमें से कोई भी नहीं। तो चलो ये आप लोग मुझे बताओ, जितने भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की, क्वेश्चन पेपर की, तो वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी। और कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मेरे से वहाँ पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और आगे की कोई भी चैनल पे वीडियो जाएगी उसकी अपडेट पाने के लिए मैं आप सभी को इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और वीडियो पसंद आए तो वो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपको कोई भी आगे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ताकि आगे मैं वो आप सभी के लिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है,
यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आ सकूँ। तो ये आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आ रही है यानी कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमें एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हरिवंशा जो है ये आपके जो हरिवंश उपग्रंथ है किस मूल पाठ का हिस्सा था। तो ये आपके महाभारत का है, ठीक है, सबको पता होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़े हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। 49 कई बार आ चुका है, कई बार हम अपने टेस्ट में कर चुके हैं कि आपका जो लिच्छवी दोहित्र किस राजा की उपाधि थी। ये टाइटल जो है ये किस रूलर का था आपका, प्रसानेजित, अजातशत्रु, उदयन या फिर समुद्रगुप्त। तो आप सभी को पता है कि ये जो टाइटल है किसका था, आपके समुद्रगुप्त का, और इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, और आशा करती हूँ किसी का भी गलत नहीं होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा है इनमें से कौन गणिताचार्य थे, यानी कि मैथमेटिशियन थे, यानी कि यास्क थे, पतंजलि, ब्रह्मगुप्त या फिर बुद्धघोष। तो आप सभी को पता है जो यहाँ पे मैथमेटिशियन थे वो ब्रह्मगुप्त थे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, कई बार आ चुका है, और ये सब आपने पतंजलि, बुद्धघोष सबके बारे में पढ़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये तमिल का आपका एक एपिक है, और पूछा गया ये कौन से भाषा में लिखा गया था। तो ये जब मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर करवाए थे तो अच्छे खासे तरीके से ये बात हमने देखी थी। पहली बात तो शिल्पाकादरम आपका जो ये एपिक है, ये महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये हमने देखा था आपके इलांको के द्वारा, ठीक है, इलांको अधिकाल के द्वारा ये आपका ये कंपोज किया गया था, सबको पता है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपकी एक पोयम है, ठीक है। और तीसरी अगर हम बात करें कि ये आपकी ना ही तेलुगु में लिखा है, ना ही ये मलयाली, ना ही ये कोंकणी। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये पोयम आपकी तमिल भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तो सभी को ये बात पता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आशा करती हूँ कि जितने भी लोगों ने इसको करा है किसी ने भी इसका आंसर गलत नहीं बताया, क्योंकि सबको ये बात पता है कि ये तमिल में लिखी गई थी, ना कि और किसी भाषा में। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की तरफ। 52 में पूछा गया है आपका लोकायत किस दर्शन के लिए जाने जाते हैं। लोकायत वर नोन फॉर द फिलोसफी ऑफ नास्तिक यानी एथिज्म के लिए, अनिश्वरवाद यानी कि एग्नोस्टिज्म के लिए, नियतिवाद यानी कि फटलिज्म के लिए, या इसमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना आपका जो लोकायत है कौन से दर्शन के लिए जाने जाते हैं, ये एथिज्म यानी कि नास्तिक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है उत्तर मध्यकालीन ब्राह्मण कायस्थ वैमनस्य यानी प्राइमरी ब्राह्मण कायस्थ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड के बीच में ड्यू टू द रिलीजियस डिफरेंस, जो आपके धार्मिक वजह से था, या ऑन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, संसाधनों और अवसरों के बंटवारे से जुड़ा था, या फिर लीगल ग्राउंड यानी कि विधिगत कारणों से जुड़ा था, या इसमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना ये ऑन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, संसाधनों और अवसरों के बंटवारे से जुड़ा हुआ था आपका उत्तर मध्यकालीन का ब्राह्मण कायस्थ वैमनस्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका। क्लियर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो हेलियोडोरस रेजिडेंट ऑफ तक्षशिला वॉज एम्बेसडर, और तो ये सेल्यूकस निकेटर के थे, या फिर एथाकॉलियस, या फिर मियंडर, या इसमें से कोई भी नहीं। तो 54 जल्दी से बताओ कि आपके तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस जो है किसका राजनीय था, सेल्यूकस निकेटर का था, या फिर मियंडर का था, या किसी का भी नहीं था। देखो तो राइट आंसर को साफ सीधी बात है, ये इनमें से किसी का भी नहीं था, क्योंकि ये किसके थे, ये रूलर आपके एटियकेडियस के थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होता है, बी। तो ये जो कि आपके यहाँ पर दिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें आपसे पूछा है हिप्पोलस का श्रेय किसको दिया जाता है, डिस्कवरी ऑफ सोर्स ऑफ रिवर इंदस, फाउंडेशन ऑफ पोर्ट ऑफ बारियागंज, या डिस्कवरी ऑफ मॉन्सनवीड, या इनमें से कोई नहीं। जो हिप्पोलस है इसको श्रेय दिया जाता है सिंधु नदी के उद्गम की खोज के लिए, बैरिगादर बंदरगाह के संस्थापन के लिए, मानसून की हवाओं की खोज के लिए, या फिर किसी के लिए भी नहीं। तो इसको श्रेय दिया जाता है मानसून विंड की डिस्कवरी के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया अशोक का डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ धम्म महामत्रास। तो अशोक के ने धर्म महामत्रा का वर्णन किया था अपने गिरनार एडिक्ट में, यानी कि गिरनार अभिलेख में, सातवां जो आपका पिलर एक्ट है उसमें, अधौली एडिक्ट में, या फिर सारनाथ एक्ट में। तो जल्दी से बताओ कि अशोक ने अपना जो फंक्शन है, ठीक है, कौन सा धम्म का, धम्म महामत्राज है, इसको किसके अंदर, कौन से पिलर के अंदर आपके इस अशोक ने बताया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है।
4 ऑप्शन दे रखा है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। और जितने भी चैनल पे नए आए हो, आप में से कोई भी पेड क्लासेस हिस्ट्री के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। नया बैच हमारा 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी मैं जितनी भी प्रीवियस वीडियो है और ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे भी ये चीज़ें बता चुकी हूँ। बट जो भी हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप लोग नए नए, और तो आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो पेड क्लासेस से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके आप बाकी के चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, सारा कुछ वहाँ पे आप क्लासेस से रिगार्डिंग पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जितने भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, और उनको ये है कि कहाँ पे मतलब लाइक आप ये क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही कम है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करूँ, जितना ज़्यादा हम बेस्ट तरीके से अपनी तैयारियाँ कर सकें वो सारा कुछ हम देखेंगे। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अशोक का डिस्क्रिप्शन है धम्म महामंत्रास, सबको बताइए आपके जो 7वां बड़ा स्तंभ अभिलेख था, इसके अंदर ये इन्होंने बताया था। बी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57, इलाहाबाद प्रशस्ति में जिन योद्धे का जिक्र मिलता है वह आपके गौड़ प्रांत से थे, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का राजवंश था, पश्चिम भारत का गणराज्य था, या इसमें से कोई भी नहीं था। तो याद रखना, इलाहाबाद प्रशस्ति में जो आपके किसका, जिन योद्धे का जो जिक्र जो मिलता है वो एक गण है। कौन है? पश्चिम भारत का एक गणराज्य है। तो इसलिए राइट आंसर 57 का थर्ड है। जितने भी लोगों ने थर्ड बताया वो बिल्कुल सही। अगेन आपसे संस्कृत का एक प्ले है, देवी चंद्रगुप्त नाटक जो कथा है वो कहता है किसकी स्टोरी बताता है? आपके कॉन्फ्लिक्ट विद अलेक्जेंडर ऑफ मैक्सेन, या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट विद हुन, या कॉन्फ्लिक्ट विद क्षत्रपाज, या इसमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना, ये जो कहानी है, जो टेल है, किसके बारे में कथा बताता है? वो आपके हुन के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसके साथ जो संघर्ष हुआ था, इसके बारे में ये बात बताता है। बी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है, कौन सी बात इसमें सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इजी टॉपिक था। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड 4 यहाँ पे ऑप्शन है। पहला है दे हैड स्वान वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, उसके पास क्या कहते हैं इसे, आपके जल प्रबंधन तकनीक थी, एक अच्छा खासा एडवांस था। और नेक्स्ट है दे हैड मास्टर द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग फायर, तो उन्हें आग की नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल हुई थी। देवर अडेप्ट इन ग्रेसिक आर्ट, यानी कि सील भी बनाते थे। और जो ब्रिक का यानी ईंटों का जो रेशियो 5:4:1 ये था। तो ये सबको पता है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो कमेंट करके जल्दी से बताओ, और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हो, सबने इसका टॉपिक अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। वाटर मैनेजमेंट का टेक्निक एडवांस था, अच्छा खासा था, और इनका कंट्रोल भी था फायर पे, और ये सील्स भी बनाते थे। बट जो आपके रेशियो था ईंटों का, ब्रिक्स का, वो 4:2:1 था, सबको पता है, ना कि 5:4:1। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होता है, क्योंकि कौन सी बात सही नहीं है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो इसीलिए आपको रेशियो भी पता होना चाहिए कि किसकी कितनी रेशियो है। तो याद रखना, 4:2:1 इनके ब्रिक्स यानी ईंटों का जो रेशियो था वो ये था, और इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बताना है कि यहाँ पर आपको दे रखा है मौलाना आज़ाद ये बुक्स और ये दे रखे हैं, और आपको बताना है कौन सी चीज़ यहाँ पर सही है कौन सी नहीं। तो ये ऑप्शन है ABCD। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ और पढ़ो। आप सभी को मैं टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आप मुझे पढ़ के बता सके इसमें से कौन सी चीज़ सही है या नहीं। तो अभी तक आप लोगों ने अच्छे खासे तरीके से इसको पढ़ा, और देखो यहाँ पे बुक्स ऑन ऑथर दिया, और इस तरीके से भी बुक्स ऑन ऑथर आपसे पूछता है। आपको देखो यहाँ मैच करना है। मौलाना दाऊद की किताब फिर आपका मृगवती है, महाजन की मधुमलाइती है, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत है, और मौलाना कुतुबन की चंद्रयान है। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको साफ सीधी बात नज़र आ रही है कि मौलाना दाऊद ने मृगवती नहीं, जो ये मृगवती की किताब है ना, ये आपकी मौलाना कुतुबन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जो यहाँ पे नीचे नाम दिया ना, ये उल्टा कर दिया है इन्होंने, अपोजिट कर दिया है। तो ये तो गया आपका, जहाँ भी तो ऑल तो करेक्ट होगा नहीं, जहाँ जहाँ ए है वो भी गया, ये भी गया। इट मीन्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साफ सीधी बात है बी और सी आपका बिल्कुल सही है। डी क्यों गलत है? क्योंकि आपका जो चंद्रयान की किताब है वो किसने लिखी थी? मौला दौद ने। और जो ये किताब किसने लिखी थी? मौला कुतुबन ने। इन्होंने घुमा दिया आपको, इसलिए गलत हो जाता है।
जिनको पता होगा वो चीज़ें ये सही कर सकते हैं। एक भी पता होगा तो देखो बाकी भी आप एलिमिनेट कर लोगे तो आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 अगेन हड़प्पा, जिसमें आपसे पूछ रहा है इनमें से किस हड़प्पन पुरा स्थल से अधिकतम पत्थरों की चिनाई वाली वास्तुकला के अवशेष मिले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स हैज यील्ड द रिमेन्स ऑफ मैक्सिमम स्टोन मैक्रोनी आर्किटेक्चर। धोलावीरा से, हड़प्पा से, मोहनजोदारो या फिर कुतांशी। तो आप सभी जानते हो सबसे ज़्यादा अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। यहाँ से आपसे महावीरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपने जैनिज्म का बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा होगा तो आप इजीली से इसको स्टेटमेंट को कर पाओगे। और आपको बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत कौन सा है। ठीक, पहला देखो, आपके महावीर वर्धमान का जन्म जो है वो कुंदग्राम नियर एंशियंट सिटी वैशाली में हुआ था। उनके फादर का नाम सिद्धार्था था जो कि क्षत्रिय क्लेन से थे, जांत्रिका की, और जंत्रिका से उनकी मदर त्रिशला थी। ये सारा कुछ आपको बताना है। महावीर ने पावर जो है गेन की थी, सुप्रीम नॉलेज। केवाला जाना और उसे 13 ईयर के थे तब, और ये सारा कुछ आपको देखना है। और उन्होंने आपके जो 3 रत्न दिए थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। तो जल्दी से बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जिसने जैनिज़्म का बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ा है सबको इसके बारे में पता है, और एक्चुअल में इसका आंसर करेक्ट कौन सा है ये भी सबको पता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसमें से जितने भी स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं सारे गलत हैं। इसका आंसर फोर्थ होगा। क्यों होगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, इन्होंने क्षत्रिय से थे या फिर ये जांत्रिका क्लेन से थे, अभी ऊपर भी आया था ना ये। तो ये जल्दी से इस तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताओ ये सारे आंसर गलत हैं तो क्यों थे। ठीक है, मैं देखना चाहूँगी कितने लोगों को इसके बारे में पता है। ये सब ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। राइट आंसर डी है। क्यों है कमेंट करके बताओ, क्यों सारे के सारे आंसर आपको देखने को मिलते हैं कि ये गलत है यहाँ पर। ठीक, चलो बहुत ही ईजी सा। पहला जो आपका सरमन हुआ था बुद्धा ने दिया था, पहला बुद्ध का प्रथम उपदेश को किस नाम से आप जानते हो, सबको पता है, धम्म चक्र परिवर्तन इसका राइट आंसर है। आगे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता नहीं है। रिपीटेड है, इजी सा क्वेश्चन है, बिना गलत करे सभी का ये सही होना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट बुक ये रही आप सभी के सामने। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो स्टोरी इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ बीन ऑथर्ड बाय DP अग्रवाल, HD सांकलिया, रेमंड एंड ब्रिगेड अकेलियन, RS शर्मा। कई बार कराया है, टेस्ट सीरीज भी चेकआउट करोगे मेरी तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर भी बताया था कि अगर ये आपकी जो बुक है तो जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो किताब है आपकी प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो स्टोरिक इंडियन पाकिस्तान HD सांकलिया के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो सभी करके आ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, जिसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अमंग द पुरुषोक्त धर्म अर्थ कर्म मोक्ष। आपको बताना है कि इसमें से कौन पुरुषार्थ में नहीं है, आपके धर्म अर्थ कामदेव और मोक्ष। तो मैं बात करूं इनमें से ये कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। और जो नहीं जानते वो आगे जो मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगी उसके अंदर मैं आपको इनके बारे में ये क्वेश्चंस मैं वहाँ भी रखूँगी और डिटेल में कराऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, स्टेटमेंट दिया है कनकम लिटरेचर से। ये पुरम पोइट्री है, पूरा रोमांटिक लव से रिलेटेड है। अखम पोइट्री है जिसमें आप एक्सप्लॉइट एंड ह्यूरिक डीड्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ वॉर और पब्लिक लाइफ के बारे में बता रहा है। आपको बताना है पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है दूसरा सही है या फिर दोनों ही गलत है। यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ कि आपका जो संगम साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही है, पूरम कविता रोमांटिक प्रेम के बारे में है या अकम कविता युद्ध और सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में कारनामे और वीर के कर्मों के बारे में बताया। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों ही गलत है। राइट आंसर डी होगा, क्योंकि संगम साहित्य के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है, ये रोमांटिक पहली बात तो थी ही नहीं। तो संगम साहित्य के बारे में आप मुझे बताना ये किस बेस पर थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की तरफ। तो आपको बताना है विच ऑफ दीज अशोकन रिफर्स टू अ स्पेसिफिक बुद्धिस्ट डिस्कोर्सेज। अशोक के इन अभिलेखों में से कौन सा विशिष्ट बौद्ध प्रवचनों से संदर्भित करता है, मस्की, बैरत, मानसेरा या दौली। तो राइट आंसर देखो बी है। बाकी आप सभी को क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नाउ फाइनली हमारा ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। इसमें करेक्ट आंसर दे नहीं रखा था, तो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया। आप लोगों को जो भी लगता है मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो इसका राइट आंसर ABCD क्या लगता है। तो स्टूडेंट ये थे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के MA हिस्ट्री के 2022 में जो क्वेश्चन आंसर पूछा गया था, वो सारा क्वेश्चन मैंने आपको इन 2 पार्टों में करा दिया है। ठीक है, इस वाले में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, कुछ चीज़ें बताई नहीं है। मैक्सिमम आपने देखा स्टोरियोग्राफी का सेक्शन ज़्यादा था। तो एक चीज़ आपको समझ आ रही है, स्टोरियोग्राफी को अच्छी खासे तरीके से पढ़ो, बुक्स एंड ऑथर पर ज़्यादातर ध्यान दो। बाकी तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी था, जो आप लोगों को कई बार मैंने कराया भी है और रिपीट भी हुआ है इसमें चीज़ें। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि आगे से आपको पता 2023 से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी CUET में मिलने वाला है। अब आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी CUET के बेस से होगा। आगे इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर देती रहूँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जितनी भी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपसे पूछी कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।